Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Today we are going to start with a special chapter, that is chapter number 9 from page number 134 in your textbook. The chapter is very much important with practical viewpoint as well, because this particular chapter teaches how we can go for business communication. Specifically, this chapter is all about regarding secretaries, communication with outsider and insiders of the joint stock company. तो सेक्रेटरी का कम्युनिकेशन कौन से लेवल का होना चाहिए, क्या प्रोफेशनलिज्म उसे मेंटेन करना चाहिए, या बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो इस स्पेसिफिक चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा. मेरा मानना यह है कि सिर्फ सेक्रेटरी नहीं, बट हमारे लाइफ के अंदर हमें भी एक एक्सपर्ट कम्युनिकेटर होना चाहिए, और ये चैप्टर उससे डील करता है हाउ यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट कम्युनिकेटर. उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट होता है, एक प्रोफेशनल लेटर कैसे लिखा जाता है, लेटर के थ्रू सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है. दिस ऑल एस्पेक्ट्स इज कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. जब हमने सेक्रेटरी का डेफिनेशन देखा था चैप्टर नंबर 1 में, वहां कई बार ये जिक्र आया था, सेक्रेटरी डील्स विथ करस्पॉन्डेंस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है रिटर्न कम्युनिकेशन. क्या मतलब होता है करस्पॉन्डेंस का? रिटर्न कम्युनिकेशन. तो एक बिगेस्ट स्कोप ऑफ हिज एरिया है ना, सेक्रेटरी का एक बड़ा एरिया हम डील करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. तो आइए देखते हैं पेज नंबर 134 पर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी, ये जो पर्टिकुलर हेडिंग है ये काफी क्लैरिटी देता है कि ये चैप्टर किसके बारे में है. और इसके अंदर देखिए क्या क्या हमें रीड करने को मिलेगा. सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है. कम्युनिकेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, मेथड्स कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के, रिटर्न कम्युनिकेशन होगा तो उसका बेनिफिट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के क्या मोड्स हैं, कम्युनिकेशन करते समय इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होने चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, और सेक्रेटरी का रोल क्या है बिजनेस लेटर में, नोटिस में, रिपोर्ट्स में और मिनट्स में. तो ये एक थियोरेटिकल पार्ट है बिफोर स्टार्टिंग लेटर्स पार्ट, क्योंकि इसके बाद के सारे जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे 10, 11, 12 वो लेटर्स के पार्ट हैं. तो वो लेटर आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हो, स्किलफुल बना सकते हो, वो इस चैप्टर में हमें सीखने को मिल रहा है. सो वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन पार्ट. द टर्म कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म communis. which term? Latin term. communis का मतलब होता है कॉमन. whatever is common is shared by all. जो कॉमन होगा वो सबके साथ शेयर किया जाएगा, सबको बताया जाएगा. जॉर्ज आर टेरी डिफाइंस, अब डेफिनेशन देखिए क्या है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स. जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं मतलब आप अपनी बात किसी और को बता रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एक्सचेंजिंग फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन्स. ठीक है ना. अब यहां पर देखिए, आप जब डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेशन का लेवल क्या है. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट. तो जो लोग अननेसेसरी टॉकिंग करते हैं, जिसमें
किसी के खिलाफ बात हो रही हो बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, अगर रूमर्स की आप बात कर रहे हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहा नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ बात को करना ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन में क्या एक्सचेंज होना चाहिए? फैक्ट्स और आइडियाज और ओपिनियन और इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। ये बात समझ में आ गई? तो कोई अगर रूमर फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, किसी के बारे में गलत बात कर रहा है जो सही नहीं है, तो उसको हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। ये जॉर्ज आर टेरी का मानना है। तो इनके द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया है कम्युनिकेशन का। बट बेसिक जो मीनिंग है कम्युनिकेशन का लैटिन टर्म से निकला है, दैट इज कम्युनीज, जिसे हम कहते हैं जो कॉमन है वो सबके साथ शेयर किया जाना चाहिए। अब कम्युनिकेशन के बाद हम आ जाते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन पे, मतलब उसके साथ एक वर्ड ज्वाइंट हो गया बिजनेस। तो बिजनेस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन हो रहा है हम उसमें से जनरल कम्युनिकेशन को अलग कर देते हैं, है ना, हाउस होल्ड कम्युनिकेशन को अलग कर देते हैं। कम्युनिकेशन विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बिजनेस इज नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन। तो मीनिंग में आ जाते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन इज द ब्रांच ऑफ जनरल कम्युनिकेशन। जब हम जनरल कम्युनिकेशन लेते हैं तो उसमें सारे कम्युनिकेशन इंक्लूड हो जाते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन वो उसका एक ब्रांच है, ठीक है, विच इज स्पेशली कंसर्न विद बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में ऑब्वियसली किससे रिलेटेड बात करेंगे? बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे। When communication take place among business entities concerning business affairs or business related issues, it is known as business communication. That means what? जब आप specifically business को लेकर के communicate कर रहे हो, that part, that branch of communication is known as business communication. डेफिनेशन क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का? ऊपर जो हमने डेफिनेशन देखा वो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन था जो हमको जॉर्ज आर टेरी ने दिया, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशंस डेफिनेशन जो हमें ब्रेनार दे रहे हैं। ब्रेनार बताते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्योंकि बिजनेस का दो पार्ट हमको पता है, एक होता है कॉमर्स, दूसरा होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जहां पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और कॉमर्स जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करते हैं। सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज एन एक्सप्रेशन, एक अपना जो एक्सप्रेशन उसको चैनलाइज करना है हमको। चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग, मतलब हमें बात सिर्फ नहीं करना है, सामने वाले का सुनना भी है, अपने आइडियाज को इंटरचेंज करना है, मतलब उनके आइडियाज हम ले, हमारे आइडियाज वो ले। इसको हम बोलेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या टाइप होता है कम्युनिकेशन का? नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली or achieve its goal without effective communication that happens both internally and externally. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अच्छे से काम नहीं कर सकता। देखो कम्युनिकेशन तो सब जगह होता है, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बिजनेस चल रहा है और अचानक क्या हो जाता है, जो हमारे वर्कर्स है वो हड़ताल कर देते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, और बाद में मैनेजमेंट को टीम बिठाना पड़ता है कि भाई इनको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब क्या है, आपका कम्युनिकेशन लोअर लेवल के साथ में था ही नहीं और आपको पता ही नहीं चला कि स्ट्राइक होने वाली है, जबकि कम्युनिकेशन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मैनेजमेंट में जो पॉलिसीज बन रही हैं वो प्रॉपरली वर्कर्स को पता चले और वर्कर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, उनका क्या ओपिनियन है, वो मैनेजमेंट को पता चले। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसकी वजह से जो डिस्प्यूट होता है, जो स्ट्राइक वगैरह होना होता है, ये सब बहुत रिड्यूस हो जाता है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा वहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत स्मूथली फंक्शन करेगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग इंटरनल
कम्युनिकेशन, है ना। हमने उसको टाइप्स को डिवाइड कर दिया। इंटरनल का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात हो रहा है, मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आपस में बात हो रहा है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एम्प्लॉय से, स्टाफ से बात हो रहा है। तीसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैनेजर से बात हो रहा है, सुपरवाइजर से बात हो रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वर्कर से बात हो रहा है, या एम्प्लॉयज का, मैनेजर का, सुपरवाइजर्स का वर्कर से बात हो रहा है। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं। एक मैनेजर का दूसरे मैनेजर से बातचीत होना, वर्कर्स का यूनियन, ट्रेड यूनियन लीडर से बातचीत होना, ये सब कहाँ हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल कम्युनिकेशन। Internal communication refers to the communication take place internally between various departments of an organization. Internal communication is important because it supports the managerial function. बहुत important है क्योंकि managerial function को ये क्या करता है? Support करता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की। मतलब जो मैनेजमेंट के अंदर हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उनका कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वालों के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कौन है? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर शेयर होल्डर हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है, या और कोई बॉडी हो सकती है जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन बात करना चाहती है या बात कर रही है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हैं। So external communication refers to the communication take place between business organization and outsiders like banks, suppliers, creditor, government, etc. ठीक है ना। तो हमारा कस्टमर होने दो, सोसाइटी होने दो, गवर्नमेंट होने दो, क्रेडिटर होने दो, ये सब आउटसाइडर है। कौन है ये? आउटसाइडर। उनके साथ जब भी कम्युनिकेशन होता है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कनेक्ट्स एन एंटरप्राइज टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करने का काम करता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नाउ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स हमने देख लिया, इंटरनल, एक्सटर्नल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड। दो ही मेथड हो सकते हैं। स्पेसिफिकली हम दो टाइप के मेथड को जानते हैं, बट यहां पर आपको 3 टाइप दिया हुआ है। ठीक है। पहला है वर्बल। वर्बल मतलब क्या हो जाता है? ओरल। वर्बल मतलब ओरल, जो हम मौखिक रूप में बात करते हैं, और कभी कभी जिसका एविडेंस देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने क्या कहा है आप अपनी बात से पलट सकते हैं, है कि नहीं। बाद में आप कहेंगे मैंने ऐसे बोला ही नहीं था। तो ओरल कम्युनिकेशन के जो गवाह होते हैं वो बहुत मुश्किल है उसको साबित करना। In the process of communication, conveying message in spoken form is known as verbal or oral communication. मतलब आपने बोल के वो communicate किया है। Oral communication take place in different ways such as personal talk, interviews, speeches and talking on telephone etc. इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। आप जब भी ओरली बात करते हैं किसी से, उसको हम वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब लिखित रूप में जो आप कम्युनिकेशन करते हो किसी से भी, चाहे आप टेक्स्ट मैसेज करो, व्हाट्सएप पे करो, ईमेल करो, ट्विटर पे करो, इंस्टाग्राम पे लिखो, कहीं पर भी आप रिटर्न फॉर्म में कुछ लिखते हो, दैट विल बी नोन एज रिटर्न कम्युनिकेशन। एकदम सिंपल। तीसरी चीज यहां पर आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? जहां पर हमारे जो शब्द हैं वो नहीं निकल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं साइन लैंग्वेज के थ्रू या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, हमारे एक्सप्रेशन के थ्रू सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? तो लोगों का रवैया, लोगों का एक्सप्रेशन, उनका बॉडी लैंग्वेज, ये हमें बता देता है कि सामने वाले की दिमाग में क्या चल रहा है या वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है ना। कभी कभी आपको पेरेंट्स ने कोई काम बोल दिया कि ये काम कीजिए, और आपने मुंह बना लिया, आपने ना नहीं बोला, बट आपने ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन दिया, पेरेंट्स समझ जाते हैं कि इसके करने की इच्छा नहीं है कि नहीं। तो आपने बिना कुछ बोले अपने चीज को कम्युनिकेट कर दिया।
इसे हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो मैन डज नॉट कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स अलोन और ओनली थ्रू राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. सिर्फ इसके थ्रू ही हम कम्युनिकेट नहीं करते. देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज नॉन वर्बल एस्पेक्ट, जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल. Non-verbal communication is defined as communication that involves neither written nor spoken words. ना ही इसमें आप लिखित रूप में कुछ देते हो, ना ही आप कुछ बोलते हो. Non-verbal communication take place in different ways such as body language. क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज. आप अपने बॉडी लैंग्वेज से ही शो कर देते हो, है कि नहीं? अभी फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल लेवल पे समिट चल रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं, वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाएंगे, वो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से हाथ मिलाएंगे. बट वहां पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, तो लोगों को क्लियर हो जाता है कि दोनों के बीच में क्या है? डिस्प्यूट है. ये बात समझ में आ रही ना? तो बोला कुछ नहीं, बट इंडिकेशन दे दिया, तो उसको बॉडी लैंग्वेज बोला जाता है. कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर से ही समझा देते हो कि आपकी मंशा क्या है ना? फेशियल एक्सप्रेशन आ गया, आई कांटेक्ट, साइलेंस, सिंबल, साइन और जेस्चर, ये सब मिला करके आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का काम करता है. ठीक है? सो रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में रीड करते हैं. व्हेन एक्सचेंज इज इंफॉर्मेशन, व्हेन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज इन अ written form rather than by spoken words, it is known as written communication. Written communication includes reports, letters, circulars, etc. कोई भी टाइप का रिपोर्ट होगा, लेटर होगा, सर्कुलर्स होगा, उसे हम रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं. The choice of words should be made carefully in written communication, and the word should be such as to convey a specific meaning. ऐसे words का आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो specific meaning deliver करता होगा. ऐसा नहीं कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो और सामने वाला समझ कुछ और रहा है ना? डबल मीनिंग वर्ड उसमें नहीं आना चाहिए. क्लियर, आप जो इंडिकेट करना चाहते हैं, आप जो समझाना चाहते हैं, सामने वाले को वही समझ में आए, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए. And not confuse the reader with multiple meaning. As far as possible, message should be in short sentence so that the receiver has no difficulty in finding the true meaning of the message. तो हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए? कंसाइज होना चाहिए. कंसाइज का मतलब शॉर्ट होना चाहिए, बट पूरी मीनिंग देने वाला होना चाहिए, ताकि समझने वाले को, रिसीवर को कोई डिफिकल्टी ना हो उस मैसेज का मीनिंग निकालने में. There are many situations where written communication is used. बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है. Many types of documents are prepared for official work. बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वर्क के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है. The layout for each document is decided by custom. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, कस्टम क्या है, उसके हिसाब से उस रिटर्न फॉर्मेट का लेआउट बनाया जाता है. लेटर्स, मेमोज, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट, मिनट्स आर सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि छोटे छोटे चीज होती है ना, उसको भी आपको रिटर्न में देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको छुट्टी चाहिए और आप अपने बॉस से बात करते हैं ओरली, तो आपका बॉस बोलेगा कि ठीक है, मुझे मेल डाल देना, है ना? आपने कभी कॉर्पोरेट लेवल पे आपके कभी ब्रदर सिस्टर कजिन्स वगैरह में देखा होगा. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप डेस्क में आमने सामने बैठे हैं, कुछ परचेस ऑर्डर का फाइनलाइजेशन करना है, तो जो जूनियर है, सबऑर्डिनेट है, वो अपने सीनियर को बोलता है, सर 3 लाख रुपए का परचेस ऑर्डर निकालना है. तो जो सीनियर सामने बैठा है ना, वो बोलेगा मेल कर दो. अरे मेल क्या कर दो, मैं आपके सामने बैठा हूँ बोल रहा हूँ, तो मेल का क्या मतलब है? मेल का ये मतलब है कि ये परचेस ऑर्डर निकालने के लिए आपने बोला था, ऐसा मेरे पास एविडेंस रहेगा, मैंने खुद से नहीं निकाला है. ओरली तो मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपने मेल किया होगा तो कल को मैं सबूत दिखा सकता हूं मेरे अपर मैनेजमेंट को कि ये जो परचेस ऑर्डर निकालने की बात की थी, ये इस सबऑर्डिनेट ने की थी, है कि नहीं? तो जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, ये एक
जवाबदारी के तौर पर होता है, एक्नॉलेजमेंट के तौर पर भी इसको लिया जाता है, एविडेंस के तौर पर भी इसको लिया जाता है। ठीक है, सो बहुत केयरफुली आपको अपना रिटन कम्युनिकेशन करना चाहिए। मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, क्या फायदे हैं रिटन कम्युनिकेशन के? अभी हमको भी पता है कि रिटन कम्युनिकेशन करेंगे तो बेनिफिट क्या है। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, रिटन कम्युनिकेशन होगा तो सामने वाले को मालूम है कि उसका जो लिखा हुआ कम्युनिकेशन है कहीं पर भी सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है ना। कई बार देखो, जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं या कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, उसने ट्विटर वगैरह पे कुछ लिख दिया और कभी गलत लिख दिया होता है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा न्यूज बन जाता है कि ऐसा क्यों लिखा। बीच में लॉकडाउन हुआ था तो आपने देखा था कि जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से परमिशन मांगा था कि कुछ बसेस को अलाउ किया जाए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, जो कि मजदूरों की बसेस है, ठीक है ना। और ये उन्होंने ट्विटर पे डाला। अब सामने से आंसर क्या आया कि आप हमें उस बसेस का नंबर वगैरह दे दीजिए ताकि हम परमिशन ग्रांट कर सकें। तो प्रियंका गांधी के थ्रू जो नंबर ऑफ बसेस थी, बसेस के नंबर देने की वजह बहुत सारे रिक्शा, टैक्सीज, कार और जो टाटा सुमो वगैरह है उनके भी नंबर साथ में दे दिए गए, मतलब पर्सनल व्हीकल के नंबर भी दे दिए गए। अभी परमिशन मांगने के समय तो बस बताया गया था, और बाद में आप जब परमिशन पर्टिकुलरली देने की बात आ रही है तो फिर आप क्या दे रहे हैं, वहां पर अलग अलग व्हीकल का नंबर वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो आपने रिटर्न में वहां पर लिख दिया था वो फिर एक चर्चा का विषय हो जाता है, क्यों? सबके पास एविडेंस हो जाता है कि नहीं, क्योंकि वो लिखित रूप में है। सिमिलरली आपने देखा होगा जो किसान आंदोलन हुआ था बीच में इंटरनेशनल लेवल पर, जो ग्रेटा थनबर्ग है वो उसने उसके बारे में ट्वीट किया था और बाद में वो एक गूगल की टूल किट है उससे लीक हो गई थी और लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और वो डाउनलोड भी कर लिया और वो एक चर्चा का विषय रहा। और आज देखो एक पर्टिकुलर पर्सन जो इंडिया से है उसके सिलसिले में उसको डिटेन भी किया गया, अरेस्ट भी किया गया। आई थिंक दिशा नाम है उसका। तो ये सब बातें कैसे ओपन हो गई? विथ रिटर्न कम्युनिकेशन। अगर ओरल होता तो इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता। तो रिटर्न इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिटर्न इंफॉर्मेशन करते हो तो ये एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। रिटर्न कम्युनिकेशन इज यूजुअली ड्राफ्टेड विथ ग्रेट केयर। बहुत ही ध्यान से उसको ड्राफ्ट किया जाता है। सिंस रिटन कम्युनिकेशन इज ओपन टू वेरिफिकेशन एंड इट्स ऑथेंटिसिटी कैन बी इजीली चैलेंज्ड, है ना। रिटन कम्युनिकेशन ओपन होता है, कोई भी उसको रीड कर सकता है। ऐसे केस में उसकी ऑथेंटिसिटी मतलब वो फैक्ट बेस्ड है या नहीं, उसको चैलेंज किया जा सकता है कि ये क्या बात हो रही है। द कम्युनिकेटर हैज टू बी एक्यूरेट एंड फैक्चुअल। जो कम्युनिकेटर कम्युनिकेट कर रहा है, जो लिखित रूप में दे रहा है, वो एक्यूरेट होना चाहिए, फैक्चुअल बेस्ड बात करना चाहिए। देयरफॉर इन रिटन कम्युनिकेशन देयर इज एन इंटेंस इंसिस्टेंस ऑन ग्रेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो ओरल कम्युनिकेशन के मुकाबले, एज कंपेयर टू ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन आर मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। नंबर 2, सेकेंड बेनिफिट, रिटन कम्युनिकेशन होगा तो रीड, रीड, रेफर मेनी टाइम्स। मतलब आपके पास हमेशा वो पड़ा हुआ है कि नहीं? जब चाहे तब आप उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। जब भी आपको लगेगा अरे कुछ डाउट है, आपने ओपन किया, रीड कर लिया, खत्म हो गया। आपके जैसे टेक्स्ट बुक है, आपको एक बार पढ़ा दिया तो क्या पूरा बायाट हो जाता है? आंसर इज नो। आप उसको फिर से रेफर करते हैं, रीड करते हैं, तो रिटर्न में है तो आपके पास हमेशा अवेलेबल है। हमारी पहले की जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, है ना, जो 1.5-2 हजार साल पहले जो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ली जाती थी, तो ऐसा कहा जाता है कि वो ज्यादातर ओरल कम्युनिकेशन होता था। तो जो ऋषि होते थे अपने शिष्यों को जो ज्ञान डिलीवर करते थे ना, उनको बाय हार्ट कराते थे, ठीक है ना। आपने देखा होगा ये जो फर्स्ट जहाज बनाया गया था, विमान, ठीक है ना, तो वो भी ओरली डिलीवर किया गया था।
बाद में जाकर के कुछ शताब्दियों के बाद जिस पर्सन को थोड़ा बहुत ओरली याद था, उसने उसको रिटर्न फॉर्म में लिखा, तब जाकर के इंडिया में फर्स्ट विमान बनाया गया था जो जुहू बीच पे उड़ाया गया था। उसके बारे में एक मूवी भी बन चुकी है। उसका हीरो जो था, आई थिंक श्रेयस तलपड़े, नहीं सॉरी, श्रेयस तलपड़े नहीं, आयुष्मान खुराना और मिथुन चक्रवर्ती ने उसमें रोल किया हुआ है। सो हेंस जब भी आपके पास रिटर्न मटेरियल रहता है तो आप उसको बार बार रेफर कर सकते हो। The receiver of a written communication can go over the message at any time again in the future. He can reread till he thinks he has properly understood. जब तक उसको properly समझ में नहीं आए तब तक वो बार बार उसे क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक है। नंबर 3, परमानेंट रिकॉर्ड। एक बार आपने रिटर्न कम्युनिकेशन कर दिया तो आपके पास वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है, बराबर है। हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद आप देखिए, जो 4 वेद हैं, ऐसा कहा जाता है वो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज रिटर्न फॉर्म में है, तो ये इतने सालों से टिके हुए हैं और लोगों के पास हैं, है कि नहीं। सो रिटर्न कम्युनिकेशन बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन प्रूव वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत ही काम के हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। अब हमेशा आपके पास एविडेंस अवेलेबल होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन एक्सेप्टेबल एज अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड एज लीगल एविडेंस आल्सो। तो उसको कानूनी तौर पर भी लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। वाइड एक्सेस, रिटर्न फॉर्म में है तो आप ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन इज द बेस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू पर्सन लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस, है ना। आज से 60-70 साल पहले सोचिए, जहां पर हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, नॉट इवन टीवी एंड रेडियो, वो हमारे पास नहीं हुआ करता था, ऐसा है कि नहीं। ये बात समझो, जैसे सन 1857 की लड़ाई हुई थी मंगल पांडे की, उस समय जो कम्युनिकेशन का लेवल हुआ करता होगा, तो लोगों तक ये सब बात कैसे, एक तो ओरली पहुंचती होगी, दूसरा पर्चे छपाए जाते थे और जगह जगह पर लगाए जाते थे, तो लोग जो गुजरते थे वो उसको रीड करते थे, है कि नहीं। न्यूज़पेपर के माध्यम से जगह जगह तक ये बात पहुंचती थी, तो वाइड एक्सेस मिलता है। ओरल कम्युनिकेशन जितना नहीं पहुंच सकता, उतना ज्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन पहुंच जाता है। ठीक है। नो नीड फॉर पर्सनल कांटेक्ट। रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको पर्सनल कांटेक्ट की जरूरत नहीं। आपने किसी को लेटर लिख दिया, आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका वाले पर्सन को भी वो पहुंच जाएगा, वो उसको रीड करके समझ जाएगा। It is not necessary for both the parties to be available at the time of communication. It is because under this form of communication, message can be sent to the concerned person, which can be read when the receiver gets spare time. आपने लेटर सेंड किया, जरूरी नहीं कि वो लेटर वो पर्सन तभी रीड करेगा, जब उसको स्पेयर टाइम रहेगा, खाली समय रहेगा, तब जाकर के वो अपना लेटर ओपन करके रीड कर सकता है। ठीक है। कंप्लीटनेस, रिटर्न कम्युनिकेशन में ये बात सबसे अच्छी रहती है कि आप कुछ चीज बोलना भूल गए ऐसा नहीं होता, क्योंकि लेटर आप लिख रहे हो तो आप सारी बातें उसके अंदर कंक्लूड करते हो और सोच समझ करके लिखते हो कि मेरा कोई पर्टिकुलर लाइन, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन छूट ना जाए, तो इसका आप ध्यान रखते हो। सो रिटर्न मैसेज आर प्रिपेयर्ड विथ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द थिंग्स कंसर्निंग द मैटर, सो देयर इज कंप्लीटनेस इन दी मैसेज। मैसेज में कंप्लीटनेस होता है। इकोनॉमिकल, सस्ता भी होता है। आप देखो लेटर्स वगैरह सेंड करने में ज्यादा चार्जेस नहीं लगते। अभी आपको सपोज ट्रैवल करके यहाँ से जाना पड़ेगा उड़ीसा या वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश या दिल्ली जाना है, इससे अच्छा आपने लेटर लिख करके दे दिया, आपका लेटर विद इन 5 to 10 रुपीज या 20 रुपीज में वहां पे पहुंच जाएगा। तो कितना सस्ता है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पर्सनली, कम पैसे में आपका लेटर वहां पे पहुंच जाएगा। If the receiver of the message is at a far away place, then this method is economical as postal and courier charges are quite nominal. Nowadays, email are more popular method of return communication. तो email वगैरह भी है। ठीक है। इसके बाद देखिए आता है मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपके सिलेबस में अभी इस ईयर के लिए नहीं है। मींस जहां पर 25% पोर्शन का रिडक्शन है वो उसमें इंक्लूड होता है, तो ये आपके
एग्जामिनेशन सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्विकली। मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है? ईमेल आ जाता है, वेबसाइट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो। जो ब्लॉग्स वेरियस आप देखते होंगे, जो राइटर्स होते हैं वो कई बार ब्लॉग्स लिखते हैं और लोगों को उसको पढ़ना पसंद होता है। डेली बेसिस पे ब्लॉग्स आते हैं या वीकली बेसिस पे आते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क है, सोशल मीडिया नेटवर्क जो आपका ट्विटर हो गया, आजकल इंडियन वर्जन चल रहा है KOO, ठीक है ना, या फेसबुक पे आप कुछ लिखते हो। इसके अलावा मोबाइल सेल्युलर फोन के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, या हम जो जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक टाइप का क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया, बट इट इज नॉट रिटन कम्युनिकेशन, इट इज वर्बल फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी उसका एक पार्ट है। जूम मीटिंग हम जो करते हैं स्काइप पे करते हैं, ये क्या हो जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में रीड नहीं करेंगे, ऑलरेडी यू पीपल नो दिस थिंग, और ये आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है, तो इन डिटेल हम लोग नहीं जा रहे हैं। डायरेक्टली वी आर जंपिंग टुवर्ड्स रोल ऑफ अ सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में सेक्रेटरी का क्या रोल होता है? इट इज द सेक्रेटरी हु हैज टू कम्युनिकेट। सेक्रेटरी जिसे क्या करना है? कम्युनिकेट करना रहता है, उसका काम ही कम्युनिकेशन का है। तो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा वो? उसका कम्युनिकेशन इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस विद द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉय, आउटसाइडर अथॉरिटीज एटसेट्रा, secretary has to handle correspondence, draft notice, report and minute book एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब काम होता है सेक्रेटरी का। तो स्पेसिफिक वर्क क्या है? करस्पॉन्डेंस। तो बिजनेस लेटर जब आप लिखते हैं तो उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक मीनिंग और डेफिनेशन दे रहे हैं। द बिजनेस लेटर इज अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन रिटन बाय सेक्रेटरी। तो बिजनेस लेटर जो होता है 99% किसके द्वारा लिखा जाता है? सेक्रेटरी के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है ना। गुड लेटर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इमेज ऑफ द बिजनेस। एक अच्छा लेटर होना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी सिर्फ लिख रहा है ऐसा नहीं है, उसके साथ बिजनेस का गुडविल जुड़ा हुआ है, रेपुटेशन जुड़ा हुआ है। आपका एक गलत कम्युनिकेशन लोगों को आपके बिजनेस के प्रति नेगेटिव कर सकता है। क्या कर सकता है? नेगेटिव कर सकता है। मैं फिर से एग्जांपल देना चाहूंगा जोमेटो का। इसके पहले एक केस हुआ था जहां पर एक हिंदू रिलीजन का परिवार था और उन्होंने जोमेटो पे ऑर्डर किया था, और उनका कुछ फास्ट चल रहा था, तो फास्ट से रिलेटेड उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था। फॉर एग्जांपल साबूदाना की कुछ खिचड़ी या वड़ा ऐसा उन्होंने ऑर्डर किया था। और जब उनको मालूम पड़ा कि जो डिलीवरी बॉय है वो एक खास संप्रदाय से है, दूसरे संप्रदाय से है, तो उन्होंने बोला कि हमें एक हिंदू डिलीवरी बॉय रहेगा तो ही चलेगा, अदरवाइज हम ऑर्डर नहीं लेंगे। तो वहाँ जोमेटो का जो सर्विस सेंटर था, या मैं कॉल सेंटर बोलूं उसको, वहां पर जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ये सिर्फ रिलीजन के नाम पर तो ऑर्डर कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। तो उस परिवार ने बोला कि ठीक है, हम पैसे देने के लिए रेडी हैं, बट ये ऑर्डर हम लेंगे नहीं। तो ऐसे केस में बाद में ये सब चर्चा किस पर हो गई? ट्विटर के ऊपर होने लगी, और जोमेटो ने अपने रेफरेंस में बाद में लिखा, द फूड हैज नो रिलीजन। क्या लिखा? द फूड हैज नो रिलीजन। है ना, बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है। बाद में इसी चर्चा का विषय बहुत बना, और लोगों ने बाद में ये कन्वर्सेशन निकाला कि बहुत सारा फूड जो होता है ना, अब जो खास रिलीजन के लोग हैं उनके लिए एक हलाला करके फूड होता है, जो उनके रिलीजन के हिसाब से बनाया जाता है। तो वो क्या होता है, वो जब ऑर्डर करते हैं तो क्या फूड का रिलीजन नहीं हुआ? वहां पर फूड का रिलीजन हो जाता है। तो ये बात ना बहुत उठी, और लोग क्या हो गए, जोमेटो के प्रति नेगेटिव हो गए, तो बाद में जोमेटो को माफी भी मांगनी पड़ी। तो ऐसा केस यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपका एक लेटर जो रिटन कम्युनिकेशन में है, कई बार बिजनेस का इमेज बढ़ा भी सकता है और बिजनेस का इमेज घटा भी सकता है। तो बहुत ध्यान से आपको बिजनेस लेटर को लिखना चाहिए, क्योंकि आपके लेटर के साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन जुड़ा हुआ है।
डेफिनेशन में रॉबर्ट शर्टर क्या कह रहे हैं? Business correspondence says business correspondence is a message that attempts to influence its recipient to make some action or attitude desired by the sender. देखो ये कम्युनिकेशन को किस लेवल तक लेकर के गए। बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज है दैट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस इट्स रेसिपिएंट, मतलब ये ऐसा मैसेज पहुंचा रहा है जिसकी वजह से ये जो मैसेज जिसको मिलने वाला है उसको हम इन्फ्लुएंस करेंगे, कन्विंस करेंगे, प्रभावित करेंगे टू मेक सम एक्शन और एटीट्यूड, ताकि वो ऐसा बिहेवियर शो करे जैसा भेजने वाला चाहता हो। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस लेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सप्लायर हूं और मेरा जो डेटर है जिसको मैं गुड सप्लाई करता था, पिछले 4-5 साल से मैं सप्लाई करता था, बट इस साल कुछ ऐसा हो गया कि उसने मुझे लगभग 8 से 10 महीने का पेमेंट अभी तक किया हुआ नहीं है। काफी टाइम मैं उसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बट उसका कोई खास रिप्लाई मुझे मिला नहीं। अब मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने बोला लेटर लिखो भाई, और लेटर में मैंने लिखवाया कि आज तक हमने आपसे रूडली बात नहीं किया है, हमने टाइम टू टाइम आपको गुड सप्लाई किया, बट आपका ये बिहेवियर प्रॉपर नहीं है कि आप हमें पेमेंट नहीं कर रहे हो। आने वाले 2 महीने में अगर आपने हमें पेमेंट नहीं किया तो मैं कुछ लीगल एक्शन ले सकता हूं और हमारे फिर बिजनेस रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। इस बात का आप खास ध्यान दीजिए कि आपका पेमेंट मुझे मिल जाना चाहिए। ये क्या था? ये एक टाइप का डिमांड था पैसे का। अब सेक्रेटरी ने उस बात को समझा कि मेन इंटेंशन क्या है? मेन इंटेंशन है पैसे निकलवाना। तो क्या ऐसा धमकी देने से क्या सामने वाला राजी हो जाएगा और पैसे दे देगा? ऐसा है क्या? देयर माइट बी अ चांस कि इसका उल्टा काम वहां पर हो जाए कि सामने वाला भड़क जाए कि मुझे ऐसा कैसे लेटर लिखा। तो इंटेंशन समझना किसका काम है? सेक्रेटरी का काम है। सेक्रेटरी वही बिजनेस लेटर को डिजाइन कैसा करता है? Respected sir or dear sir, we had a very good business relation from 5 years and we have supported in each and every activities of your growth and survival. हमने आपके दुख तकलीफ के दिनों में भी आपका साथ दिया और टाइम टू टाइम डिलीवरी आपकी की, और एज अ परफेक्ट बायर और कस्टमर आपने भी सही टाइम पे हमें पेमेंट किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम समझ सकते हैं कि आप इस समय फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हैं और आपके तरफ से पेमेंट डिले हो रहा है। आपके पिछले 8 महीने का पैसा हमें नहीं मिला। देखो, आपने नहीं दिया ये अलग हो जाता है, बट मैं बोलूं कि मुझे नहीं मिला तो इसका इंटेंशन कैसा है? शायद आप भेजना चाहते होंगे लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है, सामने वाले को दुख ना हो। आगे लिखता है सेक्रेटरी कि हम आपको और अच्छी सर्विस देना चाहते हैं, फ्यूचर में हमारा रिलेशन और डेवलप हो, हम आपको और सपोर्ट कर सकें। इससे रिलेटेड आपकी कोई डिजायर, कोई इच्छा होगी तो आप हमें व्यक्त कर सकते हैं, हमारा सपोर्ट आपको और कहां पर लगेगा। आपका मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा कृपया उसे बताएं, जितना जल्दी आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा उतनी अच्छी सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, ऐसा करके एंड किया। अब देखो, दोनों पार्टी का जो हेतु था यही था कि सामने वाले कस्टमर से पैसा निकालना था ना। बॉस गुस्से में है, उसने जो बात की सेक्रेटरी ने उसको समझा कि नहीं, बॉस तो गुस्से में बोल रहा है लेकिन मुझको कंपनी का रेपुटेशन भी देखना है। कल को जाके ये लेटर सबके सामने जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि ये ऐसा तरीका होता है कस्टमर से बात करने का। तो सेक्रेटरी ने उस बात को समझा और बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया। और हो सकता है कि सामने वाले को ये लेटर पढ़ करके अच्छा लगे कि नहीं ये मेरे बारे में सोच रहा है ऐसा, तो मैं कुछ ना कुछ पेमेंट तो कर दूं, भले पूरा पेमेंट नहीं करूं, या मेरा मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा इंस्टॉलमेंट पे मैं वो बता दूं, मेरी डिफिकल्टीज मैं बता दूं, है कि नहीं? कुछ तो
वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इसके बारे में ये यहाँ पर यही लिखा है, इन्फ्लुएंस इट्स रिसिपिएंट टू मेक सम एक्शन, सामने वाले को अपने मुताबिक के एक्शन में डालना, यही मकसद होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस का। ठीक है, thus business letters are written with the objective of not only understanding the contents but also to take appropriate action और डिसीजन। तो बिजनेस लेटर ऐसा होना चाहिए कि जो डिजायर्ड एक्शन हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा सामने वाला करे, वैसा बिहेवियर शो करे, वैसा एक्शन शो करे, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब इस चीज को ड्राफ्ट करने के लिए कुछ लेआउट है, लेआउट फिक्स नहीं है, फिर भी कुछ लेआउट आपको दिया गया है कि बिजनेस लेटर कैसा होना चाहिए। सो बिजनेस लेटर का लेआउट है यहां पर, लेआउट मींस प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स। जो लेटर का पार्ट होता है ना, क्या पार्ट होता है लेटर का, जो हेडिंग होता है, टॉप एड्रेस होता है, सामने वाले का एड्रेस जिसे हम इनसाइड एड्रेस कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है, बॉडी ऑफ लेटर होता है, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज करके सिग्नेचर करते हैं या इंक्लूजर। ये अलग अलग पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है ना। टोटल यहाँ पर 11 पार्ट्स शो किए गए हैं। तो उसको कैसा प्लेस करना है, उसके प्लेसमेंट को कहा जाता है लेआउट। लेआउट ऑफ द बिजनेस लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द लेटर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आपको पूछा जाए व्हाट इज लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है यहाँ पर, स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ लेटर। ठीक है, इट इज एन इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन अ प्रॉपर वे फॉर क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन ऑन रीडर। रीडर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए, वो मैटर आपको वहां पर प्लेस करना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हेडिंग। हेडिंग में आप वहां पर अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं बड़ा सा, ठीक है ना, और फिर आ जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड फुल डिटेल, मतलब उसका पिन कोड से लेकर के जो प्रॉपर एड्रेस है वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, जैसे कंपनी का टेलीफोन नंबर है, उसका फैक्स का प्रॉपर नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट एड्रेस है, आजकल के लेटर में ये भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा लेटर का रेफरेंस नंबर क्या है, मतलब ये लेटर आप किसे लिख रहे हैं और कितनी बार आपने लिखा हुआ है, उसका एक रेफरेंस नंबर होता है। ये रिकॉर्डिंग पर्पस के काम आता है कि ये लेटर को आप जब प्रिजर्व करके रखेंगे ना, और कभी फ्यूचर में आपको सर्च करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लेटर लिखे जाते हैं, और ये लेटर को फिर आप सर्च करना चाहते हैं तो कैसे सर्च करेंगे, तो उसको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर फाइल में आपने इसको रखा हुआ है, ताकि कभी भी आपको सर्च करना है तो वो फाइल आप उठाएंगे और वो लेटर नंबर निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो उसको कहा जाता है रेफरेंस नंबर। ठीक है, और कौन से डेट पर ये लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डेट लेटर इज इनवैलिड, या उसको सिर्फ ड्राफ्ट बोला जाता है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड एड्रेस मतलब जो रिसीवर का एड्रेस है, जिसे हम लेटर भेज रहे हैं, उसका फुल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। सब्जेक्ट मैटर हम लिखेंगे शॉर्ट में, हम जैसे लिखते हैं विद इन 1 और 2 लाइन कि ये लेटर लिखने का मेन मकसद क्या है, हम चाहते क्या हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन आ जाता है। सैल्यूटेशन मतलब ये सैल्यूट, सैल्यूट कर रहे हैं मतलब ग्रीट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, तो ऐसा जो सैल्यूटेशन होता है वो हम स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर में आते हैं। बॉडी ऑफ लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन खास हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन, आप कौन है, या ये लेटर का क्या मकसद है लिखने का। फिर मेन पैराग्राफ आता है, और उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ, आप चाहते क्या है इस लेटर से। ठीक है, इस तरीके का आप 3 पैराग्राफ में मोस्ट ऑफ बिजनेस लेटर को फिनिश करते हैं, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना पड़ता है। मतलब ये क्लोज कैसे कर रहे हैं आप, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, है ना, हम लिखते हैं ना आपका आज्ञाकारी, आपका विश्वसनीय, और आपका सिग्नेचर हो जाता है फिर वहां पर। इसके बाद आप बिजनेस लेटर के साथ में क्या कुछ अटैच कर रहे हैं एज अ प्रूफ, या कोई रिक्वायरमेंट है, और ये लेटर आप और किसको भेज रहे हैं, कार्बन कॉपी के थ्रू, मतलब आप सामने वाले पर्सन को और उसके सुपीरियर को भेजना चाहते हैं तो कार्बन कॉपी आपको लिखना पड़ता है, जिसको हम सीसी के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये कुछ 11 पार्ट है जो आपको बिजनेस का लेआउट, बिजनेस लेटर का लेआउट बनाना सिखाते हैं। ठीक है, सो लेटर राइटिंग इज एन आर्ट
द फॉर्मेट ऑफ द लेटर शुड बी विजुअली अपीलिंग एंड करेक्ट। तो इसका जो विजुअल अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा लगना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इन प्रेजेंट टाइम डिफरेंट अलाइनमेंट्स आर यूज्ड। आज की तारीख में बहुत सारे अलाइनमेंट यूज करते हैं, है ना। कभी कभी सारी चीजें लेफ्ट साइड में होती है या कभी कभी राइट साइड में सारी चीजें होती है। सो डिपेंड, लेफ्ट अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। मतलब जैसे आपको ये जिगजैग फॉर्मेट में लग रहा है ना, जैसे सब्जेक्ट को मिडल में लिखा हुआ है, या आप देखेंगे सीआई नंबर को इधर लिखा हुआ है, फिर ये जो टॉप नेम एंड एड्रेस है मिडल में लिखा हुआ, तो इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दे तो सारी चीजें लेफ्ट से स्टार्ट होगी, और राइट अलाइनमेंट होगा तो सारी चीजें राइट में से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट होते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक एक करके हम इन चीजों को रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आ जाता है, हेडिंग। अब हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, मीनिंग कंटेंट्स द नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सीआईएन ऑफ द कंपनी एटसेट्रा। ये सारी चीजें किस में आ जाती है, हेडिंग के अंदर आ जाती है। एग्जाम्पल देखो दिया है, टाटा मोटर्स लिमिटेड 17C SB रोड MIDC पुणे, ये कंपनी का एड्रेस हो गया। उसके बाद कंपनी का सीआईएन नंबर, ठीक है, जो मेन स्पेसिफिक नंबर होता है कंपनी का, यूनिक नंबर, वो यहाँ पर सीआईएन नंबर के रूप में जाना जाता है। फिर टेलीफोन नंबर आ जाएगा, फैक्स नंबर देना, आप फैक्स नंबर दीजिए, ईमेल एड्रेस दे दीजिए, और वेबसाइट एड्रेस आप दे सकते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर विच इंट्रोड्यूस द सेंडर टू द रिसीवर। इससे एक इंट्रोडक्शन मिलता है कि लेटर कहां से भेजा गया है। यूजुअली प्रिंटेड लेटर हेड्स आर यूज। तो बिजनेस लेटर में ज्यादातर ये प्रिंटेड लेटर हेड, मतलब ऑलरेडी उस लेटर हेड पे प्रिंट रहता है, बाकी का लेटर आपको प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है और आप इसको समझ सकते हैं। डेट का मैंने आपको बता दिया, डेट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। डेट कहां लिखा होता है, जनरली राइट हैंड साइड में लिखा जाता है ऑफ द लेटर, जस्ट बिलो द हेडिंग, हेडिंग के नीचे। डेट इंक्लूड्स डेट, मंथ एंड ईयर। डेट में डेट आ जाता है, मंथ आ जाता है, ईयर आ जाता है, ऑन विच लेटर इज टाइप्ड। लेटर्स विदाउट डेट आर इनकम्प्लीट। बिना डेट के अगर आप किसी को कोई लेटर सेंड करते हो तो उसे इनकम्प्लीट माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, या सिर्फ समझा जाएगा ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब रफ वर्क है सिर्फ। ठीक है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द लेटर एक्ट एज अ लीगल एविडेंस। क्योंकि लेटर एक लीगल एविडेंस के तौर पर माना जाता है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इज रिटन इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर ब्रिटिश स्टाइल है जहां पर हम लोग लिखते हैं 1 अप्रैल 2019, मतलब यहाँ पर डेट पहले आता है, फिर मंथ आता है और बाद में ईयर आता है। बट जो अमेरिकन स्टाइल होता है उसमें पहले क्या आता है, मंथ, बाद में डेट, और फिर। तो यहाँ पर हमेशा सजेस्ट किया जाता है, देखो कुछ लोग डेट कैसा लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक दिस 2021। अब कोई ब्रिटिशर होगा वो क्या बोलेगा, 1 मई 2021। और कोई अमेरिकन होगा तो वो क्या सोचेगा, 5 जनवरी 2021, क्योंकि अमेरिकन के लिए यहाँ पर ये मंथ हो जाता है, आया ना, और ये डेट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा जो मंथ होगा ना उसको वर्ड्स में लिखना चाहिए। तो आप हमेशा लिखें 1 अप्रैल 2021। ऐसा जब आप लिखते हैं तो इट इज वेरी मच क्लियर, उसमें कोई डाउट नहीं आता है, क्योंकि आपने मंथ स्पेसिफिकली मेंशन किया। अदरवाइज ये डेट जब आप लिखेंगे तो सामने वाला क्या हो जाता है, कंफ्यूज। तो आज के बाद आप भी हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी कहीं पर भी डेट लिखेंगे, आप मंथ को हमेशा वर्ड्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, वर्ड्स में। ठीक है, ताकि वहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वर्ड जब भी हम लिखते हैं तो जनवरी लिखना है तो आप ऐसे जैन लिखकर मत छोड़ दीजिए, जान, फेब, मार, है ना, ये होना नहीं चाहिए। आप उसको कंप्लीट कर दीजिए, मार्च पूरा लिखिए, फेब्रुवरी पूरा लिखिए, जनवरी पूरा लिखिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप हमेशा हैबिट डाल दीजिए कि जब कभी भी आप लेटर लिखें तो आपके फॉर्मेट के अंदर जो डेट होना चाहिए उसमें मंथ हमेशा वर्ड्स में और फुल फॉर्म में होना चाहिए। गॉट इट। तो दो टाइप के डेट हमने देखे, एक ब्रिटिश वे और एक अमेरिकन वे। क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया था,
250 साल तो हमें आदत पड़ गई है, बट अमेरिकन के ऊपर जो राज किया था तो उन्होंने हम हर चीज उल्टी कर दी कि जैसा ब्रिटिशर्स बोलेंगे हम उससे उल्टा काम करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो बहुत सारी चीज, जैसे ड्राइविंग होता है तो हमारे यहाँ पर जो ड्राइविंग होता है आप देखेंगे जो पर्टिकुलर ड्राइवर होता है वो कौन से साइड में बैठा रहता है, राइट हैंड साइड में, बट अमेरिका में जो ड्राइविंग करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से ड्राइविंग करते हैं। उनका जो स्टेयरिंग होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, वहाँ की कार अलग होती है ना। जैसे मेन स्विच होता है, हमारे जो बटन्स होते हैं स्विच के बटन्स वो नीचे पुश करते हैं तो वो लाइट ऑन होती है। बट जो अमेरिकन वे है, आप देखें एसी का स्विच होता है तो उसको आपको अप करना पड़ता है, अप करेंगे तो ऑन होगा, डाउन करेंगे तो क्लोज हो जाता है। तो हर काम वो क्या क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स से उल्टा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो दिखाना चाहते हैं वी आर डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। और इंडियंस ने तो अडॉप्ट कर लिया सब कुछ, जैसा ब्रिटिशर्स ने लॉ रखा था वैसा ही आज भी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट मैटर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेट हमने देख लिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर मैंने आपको बता दिया कि डेट में ऐसा आप रेफरेंस नंबर डालिए ताकि उसको जहां पर भी हम प्रिजर्व करके रखें, सेव करके रखें, उसकी फाइलिंग करके रखें, फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो हमें तुरंत मिल जाए। सो व्हाट इज रेफरेंस? रेफरेंस नंबर क्या है? इट इज रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिलो द हेडिंग। हेडिंग के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में से लिखा जाता है। रेफरेंस नंबर इज गिवन टू हैव क्विक रेफरेंस टू द मैटर कंसर्न। आपको जब कभी भी उसे रेफर करना पड़े तो आप क्विकली उसे रेफर कर सकें, ऐसा नंबर उस पर पुट किया जाता है। रेफरेंस नंबर इज अ नंबर और वर्ड यूज्ड बाय द लेटर राइटर। एवरी आउटगोइंग लेटर इज गिवन रेफरेंस नंबर। तो जो भी कोई आउटगोइंग लेटर होगा सब पे रेफरेंस लेटर नंबर लिखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 91P 2019 लिखा हुआ है तो 91 का नंबर है सीरियल नंबर, मतलब ये 91 लेटर हम इस पर्टिकुलर पर्सन को लिख रहे हैं। पी बताता है परचेस डिपार्टमेंट का है और ईयर बताता है 2019। तो कभी हमको इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा तो हम फाइल 2019 की ओपन करेंगे, उसमें परचेस डिपार्टमेंट की फाइल ओपन करेंगे और परचेस डिपार्टमेंट में 91 नंबर लेटर हम सर्च करेंगे तो हमें तुरंत रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस नंबर लिखना यहाँ पर कंपलसरी होता है जितने भी आउटगोइंग लेटर होंगे। आउटगोइंग का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हैं, जो बाहर वालों को लिखे गए हैं। नेक्स्ट इज इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ रिसीवर, जो बंदे को ये मिलने वाला है, जो पर्सन को ये मिलने वाला है उसका एड्रेस हम लिख रहे हैं। इट कंटेन नेम एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द लेटर। इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर। लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिखा जाता है। फॉर पर्सनल नेम्स मिस्टर, श्री, मिसेस और श्रीमती आर यूज्ड। एंड फॉर फॉर्म, फॉर्म के लिए मैसर, है ना। आपने देखा होगा कई बार हम लोग बीके में ऐसा सिंबल यूज करते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? मैसर्स, ठीक है। ये किसके लिए होता है? फॉर्म्स के लिए। और कोई इंडिविजुअल है, मेल होगा तो मिस्टर ये वर्ड यूज किया जाता है या श्री लगाया जाता है, हाँ, एज एन इंडियन। और कोई फीमेल पर्सन है तो मिसेस या श्रीमती लगाया जाता है। अगर वो मैरिड पर्सन है, अनमैरिड है तो मिस का हम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा, तो ये कुछ इंडिकेशन है जो हमको वहां पर लिखने होते हैं। जस्ट लाइक मिसेस पल्लवी पठारे, ठीक है ना, उनका एड्रेस। और जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने क्या वर्ड यूज किया? मैसर्स, मैसर्स जगन्नाथ ट्रेडिंग कंपनी। तो ऐसे हमें इनसाइड एड्रेस लिखना है। सिमिलरली सब्जेक्ट, इट इज रिटन इन ब्रीफ एज सब्जेक्ट, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग SUB। इट शोज द पर्पस ऑफ द लेटर। तो जिस व्यक्ति को नीचे पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है वो सिर्फ सब्जेक्ट लाइन रीड करके समझ जाता है कि लेटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो लेटर क्या कहना चाहता है, शॉर्ट एंड स्वीट में विद इन 2 लाइन इसमें समझाया जाता है। द रीडर गेट्स द आइडिया ऑफ द मैटर ऑफ द लेटर विदाउट रीडिंग द लेटर कंप्लीटली। पूरा लेटर आप रीड नहीं करोगे, सिर्फ सब्जेक्ट आपने रीड कर लिया तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि लेटर लिखने का हेतु क्या है। It helps to send it to concerned section or department and quick filing is possible। और तुरंत ये लेटर पढ़ने के बाद हमको मालूम पड़ जाता है कि इस लेटर को कहाँ फाइल करना चाहिए और कौन से डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट का ये लेटर है। Sometimes reference lines is also written to give reference of advertisement document etc। कभी कभी सब्जेक्ट के साथ में रेफरेंस भी लिखा होता है।
जो इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए लेटर, ठीक है ना। तो रेफरेंस दिया जाता है एडवर्टीजमेंट का या डॉक्यूमेंट का कि कहाँ पर ये पर्टिकुलर लेटर प्लेस होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर दिया गया, देखो सब्जेक्ट ओपनिंग अ करंट अकाउंट, बराबर है। सो दैट्स इट, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बिजनेस लेटर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।